सबसे पहले था हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या था कि अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है डेट्राइटस का पार्शियल तो उसको बोले डफ, और कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा तो डेट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप होते हैं: फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो डेट्राइटस था उस डेट्राइटस को टुकड़ों में तोड़ेगा डेट्रीवोर्स, जिसको अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है। अर्थवर्म इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। ये इसको तोड़ेगा फ्रैगमेंट में, तो ये बन गया फ्रैगमेंट में क्या बन गया, डफ। मतलब इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन कौन करता है, डेट्रीवोर। उसके बाद बैक्टीरिया फंगस जो डिकम्पोजर है वो उसका करेगा कैटाबॉलिज्म और इसको कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देगा, बना देगा ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। अब ह्यूमस हो बन गया, इस प्रोसेस को बोला हमने ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरल निकलेगा इसमें से, तो ये मिनरल जब सॉइल में ऐड होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। और कभी कभी इस ह्यूमस से लीचिंग हो जाता है, मतलब लोअर लेवल ऑफ सॉइल में भी मिनरल्स पहुंच जाता है, ह्यूमस पहुंच जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल, है ना। ये हो गया स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। इसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। डिकम्पोजिशन के लिए मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। एयर डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है। कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, अगर किसी डेट्राइटस में हार्ड सब्सटेंस होगा, मतलब लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन होगा, तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। जबकि अगर उसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा जैसे शुगर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अब दो टाइप का और सॉइल होता है, एक एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, एसिडिक सॉइल में डिकम्पोजिशन स्लो होता है। एसिडिक सॉइल में डिकम्पोजिशन होकर जो ह्यूमस बनता है उसको बोलते हैं MOR, मोर ह्यूमस, विच इज़ इनकम्प्लीट ह्यूमस, क्योंकि एसिडिक कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट भी होता है और कंप्लीट भी होता है। ऐसे डिकम्पोजिशन से जो ह्यूमस बनता है उसको बोलते हैं म्यूल ह्यूमस। तो मोर ह्यूमस इनकम्प्लीट है और म्यूल जो है वो कंप्लीट है ह्यूमस है। ह्यूमस क्या है भाई, तो डार्क कलर का एमॉर्फस कोलॉइडल सोल्यूशन है, एंड ह्यूमस इज द बेस्ट रिजर्वियर ऑफ मिनरल इन द सॉइल। ह्यूमस क्या है, डार्क कलर का एमॉर्फस कोलॉइडल सोल्यूशन है और बेस्ट रिजर्वियर है मिनरल का सॉइल में। सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल में देखो, ऊपर से डिकम्पोजिशन होता है, नीचे से वेदरिंग होता है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है सॉइल का। सॉइल में बहुत सारे लेयर होता है, नीचे रॉक, फिर पार्शियली विदर्ड रॉक, एक होगा कम्प्लीटली वेदर्ड रॉक। ये है जोन ऑफ लीचिंग, ये है ह्यूमस, ये है डफ, ये है लेटर वाला जोन। तो पेड़ से पत्ता वत्ता गिरेगा लेटर वाले जोन में। उसके बाद पार्शियल डिकम्पोजिशन डफ, कंप्लीट डिकम्पोजिशन ह्यूमस। ह्यूमस से बोला था हमने कि लीचिंग होता है रेनफॉल के समय में, तो मिनरल्स यहाँ आता है। तो लीचिंग के बाद जोन ऑफ लीचिंग से मैक्सिमम मिनरल यहाँ पे आएगा और पार्शियली वेदर्ड रॉक से भी मिनरल निकल के यहाँ आएगा, इसीलिए इस जोन में मैक्सिमम मिनरल होता है। इसको बोलते हैं बी जोन। ठीक है, बी जोन बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो जोन है ह्यूमस वाला और ये वाला A1 A2, इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, इसको बोलते हैं सब सॉइल, और इस पूरे को बोलते हैं ट्रू सॉइल, दैट इज सोलम, क्योंकि यहाँ ह्यूमस है, यहाँ ह्यूमस है, यहाँ मिनरल है, तो ट्रू सॉइल है ये तो रॉक है, ये भी रॉक है, ये ऊपर में तो पेड़ का ही पार्ट है ना गिरा हुआ, लेटर एंड डफ है। इसको O1 A A2 B C जोन बोलते हैं। यही है सॉइल प्रोफाइलिंग, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। देन आते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिल पे या मिनरल साइकिल पे। इसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, लिविंग नॉन लिविंग केमिकल साइकिल। ठीक है, केमिकल मतलब मिनरल साइकिल। तो होता क्या है, सन से आया एनर्जी, फूड बना, हर्बीवोर खाया, उसको कार्निवोर खाया, सब मर गया, प्लांट मर गया, हर्बीवोर मर गया, कार्निवोर बन गया, क्या बना, डेट्राइटस। डिकम्पोजर इस डेट्राइटस को करेगा डिकम्पोज, और डिकम्पोज है कौन, फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सॉइल में मिनरल को ऐड करेगा, ह्यूमस को बनाएगा। ठीक है, सॉइल में मिनरल जो होता है वो एक तो ऐड हो रहा है आपके डेट्राइटस के डिकम्पोजिशन से, दूसरा कि रॉक जब वेदरिंग होता है तो इंपोर्ट होता है मिनरल का, और जब रेनफॉल हो जाता है तो मिट्टी से ये मिनरल बह जाता है और इसका हो जाता है एक्सपोर्ट टू द लोअर लेवल ऑफ द सॉइल, टू द लोअर लेवल।
ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लक्स या फिर एक्सपोर्ट या फिर रन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और रॉक से ऐड होगा तो बोलेंगे इम्पोर्ट या इनफ्लक्स। यहाँ से सॉइल से मिनरल अगर ज़मीन के अंदर जा रहा है उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, इफ्लक्स या फिर रन ऑफ। अब रिजर्वियर के बेसिस पे दो टाइप का न्यूट्रिएंट साइकिल है, एक होता है गैसियस साइकिल, दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल गैस में चलता है, सेडिमेंट्री साइकिल सॉलिड। मेन रिजर्वियर जो गैसियस साइकिल का है वो है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल जो है ये है भैया हमारा गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल इसका मेन रिजर्वियर एटमॉस्फेयर होगा या फिर हाइड्रोस्फेयर होगा, जबकि लिथोस्फेयर में सॉलिड सेडिमेंट्री साइकिल चलता है। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल। ठीक है, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री, CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैसियस साइकिल which is in atmosphere, hydrosphere, in lithosphere main reservoir is phosphorus sulfur cycle। ठीक है, अब देखो कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल अपना एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर हर जगह। देखो एटमॉस्फेयर में CO2 है, हाइड्रोस्फेयर में कार्बोनेट है। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोन मिनरल्स ये सब है। 71% कार्बन आपको हाइड्रोस्फेयर से ही मिलता है। तो कार्बन साइकिल कैसा साइकिल है भाई? गैसियस साइकिल है। और हाइड्रोस्फेयर में इसका मेन आपको कार्बोनेट मिल रहा है, और लिथोस्फेयर में भी कोल एंड पेट्रोलियम में कार्बन है। अब एनुअली फोटोसिंथेसिस से प्लांट 4 × 10⁻13 kg कार्बन को फिक्स करता है। होता क्या है, प्लांट है, रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 निकालेगा, CO2 को फिर प्लांट लेगा फोटोसिंथेसिस में। इसके फोटोसिंथेसिस से कार्बन ये बनाएगा फूड जो ग्लूकोज है, इसमें कार्बन है, इसको एनिमल खाएगा और एनिमल CO2 को रिलीज़ करेगा। इसको कार्निवोर खाएगा और कार्निवोर भी रेस्पिरेशन से CO2 को रिलीज़ करेगा। फिर ये सब मरेगा तो इसका डेट्राइटस बनेगा, उसको डिकम्पोजिशन करके सॉइल में लाया जाएगा। ठीक है, सॉइल में मिनरल है। अब रूट जो प्लांट का है वो रेस्पिरेशन करता है, वो CO2 यहाँ छोड़ेगा। अब ये CO2 यहाँ से सॉइल में जो CO2 है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके बर्निंग से भी CO2 रिलीज़ होगा, वो यहाँ चला जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 था हमारे हवा में, ये हवा वाला जो CO2 है ये ऐसे होते होते नीचे आएगा और ये हवा वाला CO2 आ जाएगा आपके एक्वाटिक में रीजन में, जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन। वो जू प्लैंक्टन में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, स्मॉल फिश में, लार्ज फिश में, और सब ये सब मर जाएगा ना, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा यहाँ पे कैल्केरियस सेडिमेंट के फॉर्म में। और यही बोला कि ये जो कार्बोनेट है ये 70% कार्बन यहीं पे फाइनली आ जाता है। तो बेसिकली कार्बन साइकिल आपके एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये दिख रहा है, हाइड्रोस्फेयर में कार्बोनेट है 71% और रॉक में कोल एंड पेट्रोलियम है। एनुअली प्लांट 4 × 10⁻13 kg कार्बन को फिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल, जो कि गैसियस साइकिल नहीं है, एक सेडिमेंट्री साइकिल है जो कि लिथोस्फीयर रॉक में मिलता है। क्या होगा इसमें, प्लांट में फॉस्फोरस है, एनिमल खाएगा तो उसके अंदर फॉस्फोरस आएगा, कार्निवोरस के अंदर फॉस्फोरस आएगा, सब मर जाएगा डेट्रिटस डिकम्पोजिशन, तो सॉइल में फॉस्फोरस आएगा। सॉइल में फॉस्फोरस क्या, रॉक के वेदरिंग से भी आएगा और इस फॉस्फोरस को सॉइल सोल्यूशन से प्लांट अपटेक करेगा तो प्लांट में भी फॉस्फोरस आएगा। अब देखो ये सॉइल सोल्यूशन बहते बहते कुछ पानी यहाँ पे आएगा, फाइटोप्लैंक्टन में भी फॉस्फोरस, जू प्लैंक्टन में भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर इस स्मॉल फिश को ये बर्ड खा लेगा इसमें भी फॉस्फोरस आएगा। और बर्ड का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं गुआनो, और इस गुआनो में भी फॉस्फोरस आ जाएगा। और देखो ये सब जब यहाँ पे जमा होगा तो इस रॉक में भी फॉस्फोरस आएगा, ये सब के मरने से ये सब यहाँ जमा होगा तो फॉस्फोरस रॉक में भी आ जाएगा। तो प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल है, यहाँ कोई गैसियस नहीं दिखेगा, फॉस्फोरस का कोई गैस नहीं होता है, प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल। लेकिन कार्बन साइकिल क्या प्योरली गैसियस साइकिल है? नहीं, कार्बन साइकिल में आपको कैल्केरियस सेडिमेंट मिल रहा है और साथ ही साथ रॉक में भी मिल रहा है ये। नेक्स्ट है अबायोटिक फैक्टर, पहला हम लोग देखे थे लाइट, जिसमें बोले थे कि 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट PAR कहलाता था, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लाइट को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट था लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अंडर वाटर इज बाय थर्मिस्टर। इकोलॉजिकली मोस्ट रेलिवेंट बायोटिक फैक्टर है जो कि एंजाइम काइनेटिक्स को डिस्टर्ब करता है। टेम्परेचर अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा रेलिवेंट बायोटिक फैक्टर कोई है तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे कम होगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर डेसिडुअस में, फिर कॉनिफेरस में। सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, और सबसे कम होगा आपका अल्पाइन टुंड्रा में। ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम होता रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ये रीज़न है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, डेसिडुअस, टेम्परेट, अल्पाइन रीजन। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल। सबसे पहला रूल है बर्गमैन रूल। देखो, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज ज़्यादा होता है, वार्म एरिया में बॉडी साइज कम होता है। यह है बर्गमैन का रूल। इसका बॉडी साइज कम है मतलब ये वार्म एरिया में रहता है, साउथ अफ्रीका में रहता है। इसका बॉडी साइज ज़्यादा है मतलब ये कोल्ड एरिया में रहता है। उसके बाद एक रूल होता है एलन रूल। ये बोलता है कि जैसे कि कोई कोल्ड एरिया में रहता है तो उसका बॉडी साइज तो स्मॉल रहता है, लेकिन उसका नोज़, ईयर, मतलब कोई एक्सट्रीमिटीज़ लॉन्ग होता है। बॉडी छोटा, एक्सट्रीमिटीज़ बड़ा। तो कोल्डर एरिया में, ये उल्टा हो गया, रुको। कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ा होता है तो एक्सट्रीमिटी छोटा होता है। तो कोल्ड एरिया में एक्सट्रीमिटी छोटा है। देखो, कोल्ड एरिया में बॉडी तो बड़ा है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ कितना छोटा है, ये एक्सट्रीमिटीज़ कितना छोटा है। जबकि वार्मर एरिया में बॉडी साइज तो छोटा है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ बड़ा बड़ा है, कान बड़ा है, ये बड़ा है, टेल बड़ा है, समझे। तो दो रूल है, एक है बर्गमैन रूल। बर्गमैन रूल कहता है कि कोल्डर एरिया में बॉडी साइज बड़ा, और एलन रूल कहता है कि कोल्डर एरिया में बॉडी साइज बड़ा तो एक्सट्रीमिटी छोटा, और हॉट एरिया में बॉडी साइज छोटा तो एक्सट्रीमिटीज़ बड़ा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा, और बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, ओपनसिया में फाइलोक्लेड बना हुआ है। ये पानी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे स्पाइन वेस्पाइन लग चुका है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलोक्लेड। देखो, अगर कोई डेजर्ट एरिया में प्लांट, ऐसे भी प्लांट में क्या होता है, संकेन स्टोमाटा एंड क्यूटिकल का होना प्लांट का एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन को बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। जैसे प्लांट एनिमल में दोनों में दिखेगा। कैंप प्लांट में स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है जो कि नाइट में ओपन रहता है ताकि ट्रांसपिरेशन से बच जाइए। डेजर्ट में चेप्रोनिन प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। तो वहाँ का एनिमल हीट शॉक से ना मरे इसीलिए उसके बॉडी के फिजियोलॉजी में चेप्रोनिन प्रोटीन है। तो मॉर्फोलॉजी में थोड़ी है, एक्सटर्नली थोड़ी है, इंटरनली है। तो इसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। और प्रोलीन अमीनो एसिड जो है वो ऑस्मोलाइट का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है। ये तीनों एग्जाम्पल है अपना किसका, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का। अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एनिमल्स देखोगे तो पोलर बियर क्योंकि ठंडे वाले एरिया में रहता है, व्हेल एंड सील पोलर एरिया में व्हेल एंड सील है तो इसके पास हीट इंसुलेटर ब्लवर होता है जो इसको ठंड से बचाता है। अंटार्कटिक एरिया में फिशेज में उसके अंदर होता है एंटी फ्रीज प्रोटीन। एंटी फ्रीज प्रोटीन फिश के ब्लड को फ्रीज होने से रोकता है। कंगारू रैट वाटर कंजर्वेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। अब एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे तो एल्टीट्यूड सिकनेस होगा। इसमें कुछ सिम्टम आता है जैसे नोजिया, फैटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, ये इसका सिम्टम है। और एडेप्टेशन क्या है कि जब पहले बार पहाड़ पे जाओगे तो वॉमिटिंग होगा, चक्कर आएगा, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, लेकिन जब वहाँ रहने लगोगे तो बॉडी में कुछ एडेप्टेशन होगा। बॉडी अपने आरबीसी काउंट को बढ़ाएगा और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा क्योंकि आरबीसी बढ़ गया तुम्हारा। आरबीसी बढ़ गया और ब्रीदिंग रेट को बॉडी बढ़ा लेगा। तो आरबीसी बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा, बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा हायर एल्टीट्यूड पे। बिहेवियरल एडेप्टेशन दो टाइप का होता है, एक होता है माइग्रेशन, दूसरा होता है सस्पेंशन। माइग्रेशन बहुत सारे टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, एक इसका एग्जांपल है आर्कटिक टर्न जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आता है। दूसरा एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से राजस्थान भरतपुर आता है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करके। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन व्हेल करती है और डियर में होता है।
और पीरियोडिक माइग्रेशन लॉक्यूस्ट टिड्डी में होता है, जो कि इस बार पाकिस्तान से आ गया था इंडिया में और बहुत सारे क्रॉप को डैमेज किया था। टिड्डी अटैक है ना, टिड्डी अटैक। तो ये पीरियोडिक माइग्रेशन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है, कुछ इंटरवल पे होते रहता है साल में कभी कभी, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, शॉर्ट डिस्टेंस में डियर एंड व्हेल एंड पीरियोडिक में टिड्डी मतलब लॉक्यूस्टा। सस्पेंशन, सस्पेंशन में पहला एग्जाम्पल है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब प्लांट अपने ग्रोथ रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस को डॉर्मेंट कर लेता है। जैसे सीड हमारा डॉर्मेंट स्टेज में होता है, बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर है वो भी डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, सस्पेंड किए हुए अपने लाइफ साइकिल को। दूसरा एग्जाम्पल है हाइबरनेशन, इसको बोलते हैं विंटर स्लीप, जो कि पोलर बियर में होता है। फिर होता है एस्टिवेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग समर स्लीप, ये होता है स्नेल्स एंड फिश में। और एक होता है डायापॉज, डायापॉज जू प्लैंक्टन और सेलाजियनेला में होता है। ये सब सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, बिहेवियरल एडेप्टेशन है। फिर होता है कुछ ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं रेगुलेटर, जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, मतलब उसके अंदर होम्योस्टैसिस होता है। ये सिर्फ 1% ऑफ टोटल एनिमल, बर्ड एंड मैमल्स में ही होता है रेगुलेशन। मतलब कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, इंटरनल मेंटेन रहेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं होम्योस्टैसिस, जो कि रेगुलेटर्स में होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में। यूरीथर्मल मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करे। ऐसे एनिमल को बोलते हैं वार्म ब्लडेड, एंडोथर्म्स या फिर हेटेरोथर्म्स। कन्फॉर्मर वैसे एनिमल को बोलते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करता है, होम्योस्टैसिस नहीं करता, और 99% एनिमल और सारे प्लांट ऐसे ही हैं। इसका एक और नाम है स्टीनोथर्मल, एक्टोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड या फिर क्वाइकिलोथर्म्स। इसका भी इसलिए ग्राफ भी दिया हुआ है कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बदलने से अगर इंटरनल इन्वायरमेंट बदलेगा तो वो रेगुलेटर नहीं होगा, वो कन्फॉर्मर होगा, ठीक है। जैसे डेजर्ट लिज़ार्ड, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बदलने से इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आए तो वो रेगुलेटर है, जैसे ह्यूमन। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बढ़ने से इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आए और बाद में ये रेगुलेट भी करे, इसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इसका एग्जांपल है ब्राउन लिज़र्ड। तो हमने देखा कि जो कन्फॉर्मर है वो है डेजर्ट लिज़र्ड। ये टेम्परेचर बढ़ने से इसका इंटरनल भी चेंज होने लगता है। तो डेजर्ट लिज़र्ड क्या करता है कि सन जब बहुत आता है तो अपने टेम्परेचर को तो मेंटेन नहीं कर पाता है, तो ये सुरंग के अंदर घुस जाता है। मतलब हीट के बढ़ने से, एक्सटर्नल के बढ़ने से इंटरनल भी इसका चेंज कर रहा है, और इंटरनल चेंज करेगा तो इसको फीवर लग जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये अंदर घुस जाता है। जबकि ह्यूमन तो रहता है भाई, हमारा तो इंटरनली मेंटेन, एक्सटर्नली कुछ भी हो इंटरनल मेरा मेंटेन रहेगा। अब है लेक में हम लोगों ने पढ़ा था एक स्ट्रैटिफिकेशन वाला रीज़न, जिसमें हम लोगों ने बताया लेक स्ट्रैटिफिकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक। यहाँ पे लेक में 3 लेयर होता है, एक को बोलते हैं एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन। डीप लेक के अंदर टेम्परेचर कम होता है, ऊपर वाले में डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो इसको बोलते हैं वार्म रीजन। और यहाँ वार्म रीजन है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, मतलब बीच वाले रीजन में ग्रेजुअल टेम्परेचर कम होता रहेगा, तभी तो यहाँ जाके टेम्परेचर फाइनली कम होगा। इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं थर्मोक्लाइन, मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो एपिलेमनियन में हाई टेम्परेचर, मेटालेमनियन इज थर्मोक्लाइन, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, और हाइपोलिम्नियन मतलब हाइपो मतलब कम, और टेम्परेचर भी यहाँ पे कम है। एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, बीच में मेटालिम्नियन जहाँ टेम्परेचर कम होता है। लेक का 3 लेयर। वाटर जो होता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली एंजाइम काइनेमैटिक्स को अफेक्ट करता है। प्रोटोप्लाज्म में 70% पानी है, बेस्ट सॉल्वेंट है और बेस्ट मीडियम है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। पानी में 2 फैक्टर है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं सैलिनिटी, पार्ट पर ट्रिलियन। ओशियन में सैलिनिटी होता है 30 to 35। इनलैंड वाटर, ज़मीन पे जो पानी है रिवर वेवर में, उसमें लेस देन 5 ppt, और हाइपर सैलाइन लगून में मोर देन 100 ppt कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट का। तो ओशियन में तो सॉल्ट ज़्यादा होता है, रिवर में सॉल्ट कम होता है, और हाइपर सैलाइन लगून में तो भाई हाइपर सैलाइन नाम ही है तो बहुत ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा, यहाँ पे 5 से कम, यहाँ पे 30 से 35 ppt। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लिया, उसको बोला हमने
वार्म ब्लडेड जैसे हम लोग थे। अब जो सैलिनिटी को टॉलरेट करता है उसको बोलते हैं यूरी हेलाइन। ये एस्टुरीज का फिश जो है वो यूरी हेलाइन होता है, ई से यूरी, ई से एस्टुरीज। और जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करे उसको बोलते हैं स्टेनो हेलाइन। ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड के जैसा है। फिर आता है हमारे पास रिवेट पॉपर्ट हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल अर्लिच ने दिया था। रिवेट का मतलब होता है स्पीसीज, है ना। रिवेट इंडिकेट करता है स्क्रू को, और पॉपर मतलब ओपनिंग। ये हाइपोथेसिस दिया कि ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये एक एरोप्लेन है, इसमें कुछ नट लगा हुआ है जिसको बोला रिवेट। ये इंडिकेट करता है स्पीसीज को, ठीक है। अगर इस नट को तुम तोड़ दोगे, मतलब इस स्क्रू को हटा दोगे एरोप्लेन के पार्ट के स्क्रू को, तो इसका विंग्स टूट जाएगा कि नहीं। और एरोप्लेन है पूरा इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम है एरोप्लेन। विंग्स हो गया हमारा कीस्टोन स्पीसीज जो उड़ने में मदद करता है, बोला था कि मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है इसका। और ये है बेसिकली स्क्रू जो है वो है स्पीसीज। तो रिवेट पॉपर्ट हाइपोथेसिस का ये कहना था कि भाई ये एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन का विंग्स है, और इसका ये स्क्रू है मतलब ब्लू वाला स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये भी स्क्रू है, ये स्क्रू है। ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इज़ कॉम्पेरेबल टू प्लेन, एरोप्लेन है, ठीक है। ये एरोप्लेन दिख रहा है पूरा इकोसिस्टम। इसका जो विंग्स दिख रहा है हमको, ये विंग्स है कीस्टोन स्पीसीज। कंपेयर किया गया कीस्टोन स्पीसीज, जो बोला था जैसे लायन कीस्टोन स्पीसीज था। और जो स्क्रू है ये स्क्रू, ये है हमारा कोई स्पीसीज़। मतलब इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नट खुल जाएगा तो एरोप्लेन गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, तो इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। कीस्टोन स्पीसीज़ को हटा दोगे तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो कीस्टोन स्पीसीज़ स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी को मेंटेन करके रखता है, वही चीज़ को ये एक तरीके से डिफाइन किया बस। डेविड टिलमैन बोला कि स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ते रहता है, लास्ट ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। जब लेस ईयर टू ईयर, जब अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा तो ईयरली बायोमास में वेरिएशन कम होगा, ठीक है। डेविड टिलमैन का ये कॉन्सेप्ट है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास होगा। फिर आता है हमारे पास बायोम। बायोम का मतलब लार्ज इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम। एक स्पेसिफिक बायोटिक द फ्लोरा फौना, भाई इसमें क्या करना है, लार्ज इकोसिस्टम है ना, बायोम है। बायोम में दो चीज़ होता है हमारे पास, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा प्लांट है, फौना एनिमल है। एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, यही सब चीज़ें हैं बायोम। बायोस्फीयर मतलब लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ यूनिवर्स, जैसे अर्थ में तीन चीज़ है, एटमॉस्फेयर है हवा, लिथोस्फेयर लैंड, हाइड्रोस्फेयर पानी। दोनों में बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर होता है। हाइड्रोस्फेयर देखो, जो अर्थ का पानी वाला पोर्शन है वो 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंटेन करता है। इसका 97.5% पानी ओशियन में है और 2.5% पानी फ्रेश वाटर में है। इस फ्रेश वाटर का जो 2.5% है उसमें 1.9% आइस में है, 0.5% ग्राउंड वाटर में है, सॉइल के मॉइस्चर के फॉर्म में 0.01% है, और रिवर और लेक में 0.36% है। तो मतलब टोटल 1.4 क्यूबिक बिलियन किलोमीटर क्यूब पानी है हमारे पास। इसमें ओशियन में 97.5% पानी, फ्रेश वाटर में बस 2.5% पानी, उसमें भी रिवर में 0.36%, सॉइल मॉइस्चर में 0.01%, अंडरग्राउंड 0.5% और आइस कैप में सबसे ज़्यादा लगभग 2% पानी है, और 0.5% यहाँ है और बाकी यहाँ पे। तो पानी पीने के लिए कितना कम है। अब लैंड देखो, इंडिया में बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में 30% एरिया जो था, 30% एरिया वो फॉरेस्ट था वहाँ पे, है ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी ये जो एरिया 30% फॉरेस्ट में था वो 19.4% पे ही आ गया। मतलब
रिड्यूस हो गया और डेंस फॉरेस्ट सिर्फ 12% एरिया पे ही रहा। मतलब देखो क्या था कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 30% एरिया पे फॉरेस्ट था। जब लेट 20th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाला था तो 19.4% एरिया पे ही फॉरेस्ट बचा था, उसमें भी सिर्फ 12% एरिया पे डेंस फॉरेस्ट था। तो रिडक्शन हो गया बहुत अपना, करीब 10% हमारा फॉरेस्ट कम हो गया। अब देखो पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबल इन इंडिया, मतलब इंडिया में एक आदमी के लिए टोटल फॉरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करोगे, एक आदमी के लिए इतना ज़मीन अवेलेबल है फॉरेस्ट, मतलब एक आदमी के लिए 0.06 हेक्टेयर, 0.06 बहुत कम, जबकि पूरे वर्ल्ड में पर कैपिटा फॉरेस्ट जो अवेलेबल है वो है 0.64, इंडिया में 0.06 और वर्ल्ड में 0.6, मतलब 10 गुना कम हमारे पास एक आदमी के लिए फॉरेस्ट है। 1900 भाई ये हो गया हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आया था 1988 में, ठीक है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला कि इसमें एक रूल था ये पॉलिसी का कि प्लेन वाले एरिया में, जहाँ पे प्लेन्स हैं जैसे पटना है, तो यहाँ 33% एरिया में आपको फॉरेस्ट रखना पड़ेगा और हिली एरिया में 67% एरिया में फॉरेस्ट रखना पड़ेगा। और वही फॉरेस्ट आजकल हिली एरिया में नहीं है, तो लैंडस्लाइड होता है, ये होता है, वो होता है। तो बेसिकली फॉरेस्ट इसमें क्या बोला गया कि देखो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो 30% एरिया में फॉरेस्ट था, जब 20th सेंचुरी ख़त्म होने वाला था तो सिर्फ 19.6% एरिया में फॉरेस्ट बचा, है ना, सिर्फ 19.4% एरिया में ये फॉरेस्ट बचा। और डेंस फॉरेस्ट तो सिर्फ 12% एरिया में था, तो करीब अप्रॉक्स 10% एरिया आपका फॉरेस्ट कम हो गया। तो फिर आया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आया 1988 में। इसके अकॉर्डिंग प्लेन एरिया में, प्लेन्स पर 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए और हिल्स पर, हिली एरिया में 67% एरिया फॉरेस्ट से ऑक्यूपाइड होना चाहिए। बस, दिस एंड्स दिस चैप्टर।